हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांक वेरक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जैसा कि हम आपको बता दें कि कल के वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया था कि हमारा जो हिंदी साहित्य का या हिंदी व्याकरण का या हिंदी काव्य सौंदर्य का या भाषाओं का जो भी सिलेबस है वो आप तक पहुंच गया था, यानी कि सिलेबस का वीडियो इसी चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। उसमें हमने आपको कल बताया था कि जो व्याकरण का पोर्शन है वो ज़्यादा वेटेज रखता है। जो भी वनडे एग्जाम के हैं, वनडे एग्जाम चल रहे हैं या आने वाले हैं, उनमें जो है वर्णमाला का वेटेज भी अच्छा खासा है, क्योंकि व्याकरण का वेटेज अच्छा खासा है। उसमें पहला चैप्टर जो हम लोगों ने सिलेबस में लिखा था उसका नाम था व्याकरण। तो आज हम लोग व्याकरण को पढ़ेंगे, ठीक है। उस व्याकरण में वर्णमाला को पढ़ेंगे, ठीक है। तो वर्णमाला के बारे में हम लोग शुरू करते हैं। तो हेडिंग बना लो वर्णमाला। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठ जाना। वर्णमाला हेडिंग बना लिया कि वर्णमाला। अभी तक हमको कुछ नहीं पता है कि वर्णमाला क्या है, ठीक है। बिल्कुल आराम से, जल्दबाजी नहीं करेंगे, एकदम से समझते हुए चलते हैं। देखो, जैसे मुझे कोई संख्या बनानी है तो संख्या बनाने के लिए 2-3 अंकों की आवश्यकता पड़ती है कि अंक उठाए उनसे एक संख्या बना दी। इसी तरह से संख्या को बनाने के लिए अंक की आवश्यकता पड़ी। इसी तरह से जो हमको भाषा अगर किसी प्रकार की बोलनी है या कुछ बोलना है उसके लिए मुझे वर्णमाला की आवश्यकता पड़ेगी। लिखना है तो भी वर्णमाला की आवश्यकता मुझे पड़ेगी। तो ये एक तो ये व्याकरण का विभाग है और दूसरा भाषा का विभाग है, ठीक है। वर्णमाला नाम कैसे पड़ा? यानी कि वर्णमाला, वर्णों की माला, ठीक। यानी कि वर्णों का एक व्यवस्थित समूह, ठीक। वर्णमाला क्या होता है? तो वो भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई जो होती है वो होती है वर्ण, ठीक। तो वर्ण मतलब जिसका हम खंडन नहीं कर सकते, ठीक है। तो वर्णमाला को हमने जिसको तोड़ा, एक तरफ लिखा वर्ण और दूसरी तरफ लिखा माला, ठीक। वर्ण क्या है? भाषा की लघुत्तम इकाई। भाषा की लघुत्तम इकाई जो है वो है वर्ण। एक बात ये हो गई, ठीक। दूसरी बात, इसका खंडन नहीं हो सकता। दो बातें हम लोगों ने यहाँ से सीखी कि भाषा की लघुत्तम इकाई है जो कि वर्ण है। दूसरी बात, इसका खंडन नहीं हो सकता। दो बातें ये वर्ण से सीखी, ठीक है। अच्छा, इन वर्णों को मिला करके एक माला बना दी, और वो माला ऐसी होनी चाहिए जो सुव्यवस्थित होनी चाहिए, यानी कि सारे वर्ण का जहाँ पर उसका स्थान है वहाँ पे होना चाहिए। यानी कि वर्णों का सुव्यवस्थित समूह ही हमारा वर्णमाला कहलाता है, ठीक है। भाषा को बोलने के लिए हम वर्णमाला का यूज करते हैं और व्याकरण में भी वर्णमाला का प्रयोग है। तो यानी कि एक तरफ तो भाषा और दूसरी तरफ व्याकरण, दोनों जगह हम वर्णमाला का यूज करते हैं। तो ये दो बातें जो कि वर्ण से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार पूछा भी जाता है कि जिसका खंडन नहीं किया जाता उनको क्या कहते हैं, तो उनको वर्ण कहते हैं। भाषा की लघुत्तम इकाई कौन सी होती है? वो भी वर्ण ही होती है, ठीक है। यानी कि इनका खंडन हम अब नहीं कर सकते, ये बात हो गई। अच्छा, जो वर्णमाला है, तो वर्णमाला का हिंदी में जो प्रयोग है, वर्णमाला का जो हिंदी व्याकरण में प्रयोग है वो किस कोटि से है, ये बात समझते हैं। तो वर्णमाला को हम जब भी पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण में तो उसको 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। वर्णमाला को हम कितने भागों में बांट कर पढ़ते हैं? 3 भागों में, ठीक। एक तरफ रखते हैं हम स्वर और दूसरी तरफ रखते हैं हम व्यंजन और तीसरी तरफ रखते हैं हम अयोगवाह, ठीक है। तीन 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 जगह से इसको हम बांटते हैं। एक तो स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा अयोगवाह। 3 जगह से इसको हम बांट रहे हैं। स्वर क्या है, व्यंजन क्या है और अयोगवाह क्या है? ये भाग जो है, पार्ट जो है, ये हिंदी व्याकरण के एक मिनट रुकना। हिंदी व्याकरण में जो वर्णमाला है, हिंदी व्याकरण में जो वर्णमाला है, इसके ये 3 भाग हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। स्वर क्या है, व्यंजन क्या है और अयोगवाह क्या है? यानी कि वर्णमाला में इन तीनों का प्रयोग क्यों है और कहाँ पर है, इसकी बात भी समझते हैं। जैसे मैंने कहा, अगर मुझे समझना है कि वर्णमाला को मैं नहीं जानता, मैं वर्णमाला को छुपा दूँ, तो जैसे ही मैंने वर्णमाला को छुपाया तो अब ये 3 मिल करके ही क्या बना देंगे? ये 3 मिल करके ही वर्णमाला बना देंगे। यानी कि अगर वर्णमाला नाम में खत्म कर दूं तो अब वर्णमाला ये 3 चीजें ही वर्णमाला है। यानी कि इन 3 चीजों से मिलकर के ही हमारा वर्णमाला बना है, ठीक है। ओके, इसके बाद में स्वर क्या है, व्यंजन क्या है और अयोगवाह क्या है, ये बात समझते हैं। पहला पॉइंट लिखना स्वर के बारे में, ये स्वतंत्र होते हैं, ठीक। ये स्वतंत्र होते हैं। यानी कि स्वतंत्र कैसे होते हैं? क्या इनको घूमने की स्वतंत्रता होती है? नहीं। ऐसा मतलब स्वतंत्र का मतलब ये है कि इनके उच्चारण, इनका जो उच्चारण होगा ना वो स्वतंत्र होगा।
यानी कि इनके उच्चारण में किसी की सहायता लेने की जरूरत इनको नहीं है, अपना उच्चारण करवाना है तो किसी की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, स्वर हो गए। इसके बाद में व्यंजन क्या होते हैं, इनका अगर उच्चारण करना है ना तो इनके उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी, बिना स्वर की सहायता से इनका उच्चारण नहीं हो सकता। ठीक, तो दूसरा पॉइंट ये है व्यंजन के बारे में, ये जो होते हैं ये परतंत्र होते हैं। ठीक, ये परतंत्र होते हैं, यानी कि इनके उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है। ठीक, यानी कि इनके उच्चारण में हम स्वर की सहायता लेते हैं, तभी हम व्यंजन को उच्चारित कर सकते हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ ये समझ रहे हैं कि स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, कौन वर्णमाला में कौन से वर्ण स्वर में जा रहे हैं, कौन से वर्ण व्यंजन में जा रहे हैं, कौन से वर्ण अयोगवा में जा रहे हैं, ये बात अभी हम लोग नहीं करें। अभी सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं कि स्वर क्या है, व्यंजन क्या है और अयोगवाह क्या है। ठीक, ये हो गया मटेरियल। अयोगवाह ये वर्णमाला में व्याकरणिक कोटि से अलग है, यानी कि इनको, जैसे मैंने कहा, जो ये अयोगवाह हैं इनको वर्णमाला में तो रखा गया है और वर्णमाला के अंदर हैं, ये बिल्कुल हैं, उनका अंग है, लेकिन इनको इन दोनों की कोटि से बिल्कुल अलग रखा गया है। यानी कि इन अयोगवाह को न स्वर में काउंट कर सकते हैं, इन अयोगवाह को न स्वर में काउंट करते हैं और न व्यंजन में काउंट करते हैं, इनका उच्चारण अलग होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, उसके बाद में एक पॉइंट और लिखना, यहाँ पर जो वर्ण है ना, वर्ण की जो संख्या होती है, कुल वर्णों की संख्या कितनी है, 52 में, हिंदी व्याकरण में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, 52। ये बात ध्यान रखना। ये 52 कैसे बने हैं, कितने इसमें स्वर हैं, कितने इसमें व्यंजन है, अयोगवाह को इसमें रखा नहीं गया है तो इनको हम नहीं जोड़ेंगे, इनको अलग रख देंगे। ठीक, जो स्वर हैं हमारे, स्वरों की संख्या कितनी है, 11। 11 इसमें क्या है, स्वर है, स्वरों की संख्या कितनी है, 11। ठीक, व्यंजन कितने हैं, व्यंजन की संख्या है 33, इसमें 33 व्यंजन की बात की गई। और अयोगवाह कितने हैं, 2 इसमें अयोगवाह। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, अच्छा, इन स्वरों में भी एक तरफ आते हैं मूल स्वर और दूसरी तरफ आते हैं कुल स्वर। ठीक, एक तरफ मूल स्वर है और दूसरी तरफ कुल कितने स्वर हैं, दो तरह की बातें हैं। जो मूल स्वर है ना, वो मूल स्वरों में टोटल 10 हैं और कुल स्वर कितने हैं, 11 हैं। यानी कि एक तरफ 10 है मूल स्वर, दूसरी तरफ 11 है, तो एक गया कहाँ, तो एक चला जाता है अलग की तरफ। कौन सा है, उसका नाम है ऋषि। इसको जो ऋषि होती है, रेर और सब लोग अलग अलग अपना नाम देते हैं। तो ये जो होती है ना, ये मूर्धन्य होती है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसको हम मूल स्वरों में काउंट नहीं, हालांकि स्वर है लेकिन इसको हम मूल स्वर में काउंट नहीं करते। ठीक, ये हो गए हमारे स्वर। अब इन 11 स्वरों में भी अलग अलग भेदन होगा कि कौन क्या है, कौन दीर्घ स्वर है, कौन ह्रस्व स्वर है, कौन प्लुप्त स्वर है। इस तरह से इसका भी खंडन करेंगे, कौन कहाँ से उच्चरित है, मटेरियल टोटली बताएंगे। ठीक, आगे आता है व्यंजन। व्यंजन का क्या रोल है, इसका क्या अर्थ है, क्या मटेरियल है, इसको भी समझते हैं। व्यंजन टोटल कितने, 33। 33 व्यंजन कहाँ से बने, 33 व्यंजन में जो 25 है ना, वो हैं स्पर्शी व्यंजन। क्या है, स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन मतलब जो मुख के किसी न किसी भाग से स्पर्श करते हुए उच्चरित हो रहे हैं, उनको हम स्पर्शी व्यंजन बोल सकते हैं। ठीक, इसके बाद में 25 से 28 तक जाने के लिए कितने स्वर एक्स्ट्रा हैं, 8 स्वर एक्स्ट्रा हैं। इसमें कौन कौन से 8 हैं, तो इसमें 4 तो आपके हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे संयुक्त स्वर। ठीक, 4 हो जाएंगे संयुक्त स्वर और 4 आपके हो जाते हैं कौन से, 4 हो गए संयुक्त स्वर। इसमें संयुक्त स्वर कौन कौन से आ जाएंगे, जिनका नाम होता है छत, त्रंग, ज्ञा और
स्रा, ये हमारे 4 संयुक्त स्वर आ जाते हैं। और 4 जो अन्य होते हैं उनका नाम होता है अंतःस्थ व्यंजन। स्वर नहीं यार, व्यंजन, सॉरी। जो 4 है वो संयुक्त व्यंजन है, छत, रंग्या और स्रा, और 4 जो हैं अंतःस्थ हैं, अंतःस्थ व्यंजन है। कौन कौन से हैं? या, रा, ला और वा। ठीक है, इसमें से जो या और वा है ना, इनको हम बोलते हैं अर्धस्वर। यार, इनको या और वा अर्ध स्वर में रखते हैं इनको। अरे यार, अर्ध सही लिख रहे हैं ना हम। ठीक, इनको या और वा अर्ध स्वर में काउंट करते हैं। ठीक है, तो ये अंतःस्थ व्यंजन, लेकिन या और वा को हम अर्ध स्वर में काउंटेशन इनका करते हैं। ये टोटली हो गए हमारे 33 व्यंजन। 33 और ये मूल 11 कितने हो जाएंगे? 44। और टोटल है कितने? 52। अभी भी इनमें काफ़ी अंतर है, यानी कि 52 को बनाने के लिए हम 33 तो बना लिए, कहाँ से? स्पर्शी, संयुक्त और अंतःस्थ। ठीक, ये 33 बनाए। उसके बाद में इसमें 11 स्वर काउंट कर दिए, टोटल हम 44 वर्ण बना लिए। ठीक, उसके बाद में कितने बच गए? टोटली 8 बच गए। 44 और 8 52। ठीक, इन 8 में से 4 जो होते हैं आपके वो ऊष्म व्यंजन होते हैं। 4 जो होते हैं वो ऊष्म व्यंजन होते हैं। कौन कौन से? ऊष्म अथवा इनको संघर्षी भी बोलते हैं। ठीक, कौन कौन से होते हैं? 4, सा, खा, सा, हा, ये होते हैं 4। ठीक है, ये हो गए 4 हो गए आपके ऊष्म व्यंजन। और 2 होते हैं जिनको बोलते हैं हम ढा और ढा, इनको बोलते हैं हम उच्छिप्त व्यंजन। ये हमारे 2 होते हैं उच्छिप्त व्यंजन, इनको ताड़नजात, नवजात, ठीक है, इस तरह के अलग अलग नाम दिए जाते हैं। ये होते हैं उच्छिप्त व्यंजन, इनकी संख्या कितनी है? 2। तो टोटली हो गए हमारे पास 50। अभी भी 2 बच गए। वो 2 कौन से बच गए? ये वाले 2 बच गए। ये स्वर में जो टोटल 11 है ना, लेकिन इनको भी कहीं ना कहीं इन स्वर और व्यंजन से अलग किया गया, लेकिन आएंगे तो ये 52 वर्णों में ही। जो ये 52 वर्ण है ना, आएंगे तो इसके अंतर्गत ही। क्यों? क्योंकि इनको माना इन 2 कोटियों से अलग कर दिया गया, स्वर और व्यंजन से अलग कर दिया गया, लेकिन ये कहीं ना कहीं है तो वर्णमाला के ही हैं। तो इनका नाम है अंग और आ। ठीक है, अंग और आ, इनको बोलते हैं, इसको बोलते हैं अनुस्वार, और इसको बोलते हैं हम विसर्ग। ठीक, इनको बोलते हैं हम अनुस्वार और इनको बोलते हैं हम विसर्ग। ठीक है, ये मटेरियल हो गया, इसको नोट डाउन कर लिया। हालांकि ऐसे लिखा गया, लेकिन अपने हिसाब से आप नोट्स बना लें कैसे लिखना है आपको अलग अलग तरीके से, कि इसको 3 भागों में बांट दो। समझाने के लिए इतना खिचपिच हो गया है। स्वर ये स्वतंत्र होते हैं, इनकी संख्या 11, 11 को 2 भागों में, मूल और कुल 11, मूल 10, 11वां कौन सा? ऋषि। इसके बाद में अयोगवा कौन कौन से हैं? अंग और अनुस्वार, और इसको बोलते हैं हम विसर्ग। इसके बाद में 33 व्यंजन, 33 व्यंजन में से 25 स्पर्शी, 4 संयुक्त, 4 अंतःस्थ व्यंजन, संयुक्त छत्रंग्या और स्रा, और या रा लावा ये अर्धस्वर हो गए। ये सॉरी, ये अंतःस्थ में या और वा अर्धस्वर हो गए। इसके बाद में 33 में से ये हो गए तीनों 11 स्वर हो गए, टोटल 44, 8 बच गए। 8 में से 4 ऊष्म अथवा संघर्षी हो गए, शाखा साहा। उसके बाद 2 बचे, डा और ढा, ये उच्छिप्त व्यंजन हो गए। इसके बाद में 2 अंग और आ, ये विसर्ग और अनुस्वार हो गए। टोटल हो गए हमारे 52 वर्ण, यानी कि छोटा आ से लगा करके और ज्ञा तक, पहले आएगा ज्ञा तक, हम लोगों ने टोटल 52 वर्ण समझ लिए। क्योंकि जो भी चर्चा होगी वो नेक्स्ट क्लास में होगी। जय हिंद।